नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका आर्देव, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय अर्जुनदा से। आज आपके सामने मैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। कार्ल मार्क्स ने यह विचार तब दिया जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति फैली हुई थी और उस कारण से समाज में मजदूरों का शोषण और गरीबी जो है वो चरम सीमा पर थी। तब उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का विचार किया। वे समाज की स्थिति से खुश नहीं थे। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि समाज में परिवर्तन आ सके। तो इसके लिए उन्होंने इतिहास के अध्ययन के ऊपर जोर डाला और उन्होंने ये पाया कि समाज में यदि हमें परिवर्तन लाना है तो इसके लिए परिवर्तन की जो गति है उसके बारे में समझना होगा। तब उन्होंने हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन किया। हीगल ने सबसे पहले इस विचारधारा को प्रस्तुत किया और इसी से प्रेरित होकर के कार्ल मार्क्स ने अपनी इस विचारधारा को आगे गति प्रदान किया। उन्होंने भौतिकवाद का अध्ययन किया और यह पाया कि समाज जो है वो तीन स्तर का है। पहला जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि स्लेव सोसाइटी, दूसरा फ्यूडलिज्म और तीसरा जो है वो है कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स जो है वो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को हटाना चाहते थे और एक नया समाज लाना चाहते थे। नया समाज लाने के लिए उन्होंने भौतिकवाद का अध्ययन, जो कि हीगल ने बताया था, उस भौतिकवाद का अध्ययन किया और उसके अंतर्गत उन्होंने ये पाया कि वास्तव में भौतिक शास्त्र क्या है। तो भौतिक शास्त्र के अंतर्गत उन्होंने ये देखा कि भौतिकवाद को निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई नियम होते हैं और उस नियम के अंतर्गत परिवर्तन होते हैं जो कि किसी भी कार्य को करने के लिए द्योतक होते हैं या परिवर्तन को लाने के लिए द्योतक होते हैं। इस नियम के आधार पर समाज में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। परिवर्तन कैसे होता है, इस संबंध में कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है वही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाया। भौतिकवाद क्या है? तो इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने बताया कि इसमें प्रकृति के स्वभाव को समझा जाता है, यानी कि पदार्थ या द्रव्य जो है उसके स्वभाव को समझा जाता है। विचार सत्य होते हैं और दुनिया विचार का प्रतिबिंब होती है। विचारों को प्राथमिकता मिलती है और उस विचार का प्रभाव ही भौतिकवाद कहलाता है, क्योंकि हमारी जो भी गतिविधियां होती हैं वो पूरी तरह से भौतिकता से प्रेरित होती हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो हीगल के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने ये कहा कि मैं उस महान विचारक का शिष्य हूँ। अर्थात उन्होंने कार्ल मार्क्स हीगल को आगे रखते हुए अपनी विचारधारा को गति प्रदान किया। द्वंद्वात्मक शब्द यानी कि डायलेक्टिक शब्द जो है इसका सबसे पहला प्रयोग जो है हीगल के द्वारा से किया गया और हीगल के अनुसार से मानव सभ्यता का विकास जो है वो सीधे रास्ते पर चलकर न होकर अपितु टेढ़े मेढ़े किंतु व्यवस्थित रास्ते पर चलकर हुई है। दुनिया पहले आई फिर विचार आया और दुनिया को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। जो दिखता है वही सत्य है, तभी हमारे मन में विचार आता है, क्योंकि हम दुनिया की बहुत सी चीजों को देखते हैं, बहुत सी चीजों को समझते हैं और तब हमारे मन में विचार आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। द्वंद्वात्मकता एक सिद्धांत है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है। परिवर्तन के लिए संघर्ष का होना अनिवार्य है, क्योंकि
बिना संघर्ष के कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिससे कुछ नया सामने निकल करके आता है और वही परिवर्तन कहलाता है। विचारों का विकास एक सुसंबद्ध क्रम होता है और पहले एक विचार अस्तित्व में आता है, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते और समझते हैं तब हमारे दिमाग में विचार आता है और वही विचार जो है जिसे हीगल ने वाद कहा है। यहाँ पर आप देखिए कि वाद जो है वो सबसे पहला अर्थात स्टेटस या थीसिस या इसे आप कह सकते हैं कि कमी से उत्पन्न होने वाला विचार। तो सबसे पहले जो विचार उत्पन्न होता है उसे हम वाद कहते हैं। फिर आंतरिक शक्ति के कारण से इसका विरोधी विचार उत्पन्न होता है और यह विरोधी फिर वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नया जो सामने निकल करके विचार आता है वह संवाद कहलाता है। संवाद जो है वह वाद और प्रतिवाद के आपसी संघर्ष से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बताया गया है कि पहले वाद, फिर प्रतिवाद और उसके बाद संवाद। तो स्टेटस जो है उसके कारण से रिएक्शन होता है और रिएक्शन के माध्यम से प्रोग्रेस जो है वो सामने आता है। अर्थात कि दो चीजें जब आपस में संघर्ष करती हैं तो तीसरी चीज जो सामने निकल कर आती है वही यहाँ पर सिंथेसिस भी कहलाता है या यही जो है वो नयापन भी होता है। संवाद दूसरे विचारों से श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह विचार मंथन के बाद सामने निकल करके आता है, इसलिए यह अन्य चीजों से श्रेष्ठ होता है। बाद में संवाद ही पुनः वाद बन जाता है क्योंकि एक परिवर्तन का जो कुछ समय तक चलता है लोग फिर नयापन चाहते हैं और उसी परिवर्तन का फिर से विचार मंथन होता है और वो फिर से वाद बन जाता है और फिर प्रतिवाद के बाद पुनः एक नया संवाद जो है वो सामने आता है और इस तरह से संसार में परिवर्तन जो है वो चलता चला जाता है। विचार कहाँ से आते हैं या जो भी चीजें हमारे मस्तिष्क में आती है उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण या तो किसी चीज में कोई कमी या किसी नएपन की चाह जो है वो हमको विचार पैदा करने में सहायता और मदद करते हैं। इतिहास का अध्ययन करने पर यह मालूम होता है कि उसके कई स्तर होते हैं जिससे कि विचार का जन्म होता है और समाज का विकास नए विचारों के कारण से ही होता है। विचार के केंद्र में समाज को रखा और मार्क्स ने अपने विचारों के केंद्र में पदार्थ यानी कि वर्ग को रखा जो कि अर्थव्यवस्था के कारण से अलग अलग भागों में विभक्त हो गई थी। समाज का विकास वर्ग संघर्ष से होता है और संघर्ष जो है वही नयापन लाने में सहायता और मदद करता है। हीगल ने कहा द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से विचार विकसित होते हैं और उसके साथ संसार बदलता है। क्योंकि परिवर्तन होता है तो संसार में बदलाव भी होता है। मार्क्स ने कहा कि नहीं, मुख्य वस्तु पदार्थ होता है और पदार्थ के परिवर्तन से द्वंद्वात्मक प्रक्रिया होती है और उसके माध्यम से परिवर्तन आता है और परिवर्तन जो है वह नया विचार होता है। दोनों ही विचारधाराओं में हम एक दूसरे के विपरीत विचार पाते हैं। हीगल की विचारधारा को कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि यह सिर के बल खड़ी हुई विचारधारा है जिसे पैरों के ऊपर खड़ा करना अनिवार्य है। तो मार्क्स के अनुसार कोई भी विचार जो है वो प्रकृति के विपरीत होती है। अर्थात कोई कमी या कोई नयापन हम जब चाहते हैं तो हम विचार करते हैं और यह विचार जो है वो सर्वाइवल के लिए संघर्ष भी होता है।
यानी कि जीवन जीने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। और यह संघर्ष जो है एक वर्ग का दूसरे स्वेच्छाचारी वर्ग के विरुद्ध संघर्ष होता है। कहने का अर्थ यह है कि संवाद जो है वह वाद और प्रतिवाद की तुलना में मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। अर्थात जब दो चीजें आपस में एक दूसरे का विचार मंथन करती है तो जो एक नया चीज हमको सामने दिखाई देता है और वह जो है गुणात्मक गुण में या मात्रा में दूसरे से श्रेष्ठ होता है। मार्क्स के अनुसार पृथ्वी का कण कण गतिशील होता है। यह गतिशीलता द्वंद्वात्मकता के कारण से ही होती है। अर्थात पृथ्वी में जो भी गति होती है या जो भी परिवर्तन होता है वह गतिशीलता के कारण से ही होता है और मनुष्य के विचारों को ये प्रभाव डालती है। समाज में कई प्रकार के भाग जो हमने सबसे पहले देखा था। पहला जो था स्लेव सोसाइटी, इसके दो भाग हैं, मालिक और नौकर। तो मालिक और नौकर के बीच द्वंद्व होता है। दूसरा था फ्यूडल समाज जिसमें लॉर्ड और प्रजा के बीच द्वंद्व होता है। और तीसरा जो है वो है कैपिटल सोसाइटी जिसका जन्म जो है औद्योगिक क्रांति के कारण से उत्पन्न हुआ। यहाँ पर दो प्रकार के वर्ग हमको दिखाई देते हैं, एक है पूंजीपति और दूसरा जो है वो श्रमिक। कार्ल मार्क्स इसी कैपिटल सोसाइटी का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि मालिक जो है वह श्रमिक का शोषण करता है और अपनी जेबें भरकर वह सबसे ज्यादा धनवान हो जाता है और मजदूर की स्थिति शोचनीय और बहुत ही दुर्दयपूर्ण। कुछ आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत एकदम सत्य नहीं है, किंतु विचार मंथन सत्य तक पहुंचने का एक मार्ग जरूर होता है और जब तक विचार मंथन नहीं होगा हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। कुछ का कहना है हर प्रकार का पदार्थ गतिशील नहीं होता है, केवल बाहरी परिस्थितियां जो है वो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती हैं। एंजल्स के अनुसार से कि एक गेहूं का दाना जब अंकुरित होता है तो गेहूं का दाना जो है वो वाद है, उसका अंकुरण प्रतिवाद है, पर जब वह बड़ा होता है और उसमें और बहुत से दाने उत्पन्न होते हैं तो वह संवाद है। तो एंजल्स का कहना है कि जो वाद है उसका गुण और संवाद यानी कि बहुत से जो दाने उत्पन्न हुए उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। दोनों के गुण जो है वो एक समान होते हैं। तो इस तरह से ये कहना कि वाद और प्रतिवाद के बाद एक नया दृश्य हमको देखने को मिलता है तो यह भी संभव नहीं है और दाने निकल करके आते हैं तो वह संवाद है। एंजल्स का मानना यह है कि पहला जो दाना वाद था और अंतिम जो संवाद है उसके गुण में हमको कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है और इसी वजह से बहुत सी चीजें परिवर्तनीय नहीं है और न ही किसी प्रकार का उसमें किसी प्रकार का कोई हमको फर्क दिखाई देता है, किंतु विचार भौतिक जगत में प्रभाव डालने वाला जरूर होता है क्योंकि विचारों से ही परिवर्तन आता है। दूसरा जो इन्होंने बताया है वर्ग संघर्ष, तो वर्ग संघर्ष जो है वो एक ऐतिहासिक भौतिकवाद का एक भाग है और जो वर्ग आपस में संघर्ष करते हैं और एक नई चीज जो हमको दिखाई देती है और एक नया समाज जो बनता है वही वर्ग संघर्ष के माध्यम से आया परिवर्तन होता है। मार्क्स ने इतिहास को दो भागों में बांटा है या ये कहिए कि समाज को दो भागों में बांटा है। हम यहाँ देख सकते हैं, पहला है शोषक और दूसरा होता है शोषित। तो शोषक संपत्ति का मालिक होता है और शोषित अर्थात श्रमिक जो है वो उस
संपत्ति के लिए मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। मार्क्स के अनुसार आज का समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास है। शोषक व शोषित एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर के निरंतर युद्ध करते रहे हैं और आज का पूंजीपति समाज जो है वह सामंतवादी समाज के ऊपर खड़ा हुआ है। पुराने समय में हम देखें तो सामंतवाद जो था वह लोगों के ऊपर शासन करने वाला एक समाज था जिसका अंत हो गया है और अब पूंजीपति समाज जो है उस सामंतवाद के खंडहर के ऊपर खड़ा हुआ है। जो कारखाने में श्रमिक का शोषण होता है वह शोषक अर्थात पूंजीपति वर्ग के द्वारा से ही चलाया जाता है। 17वीं और से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य वर्ग संघर्ष जो है वो तेजी से हुआ और मध्यम वर्ग ने सामंतवादी वर्ग को समाप्त कर दिया और पूंजीवाद का जन्म यहाँ पर हुआ। पूंजीवाद में श्रमजीवी वर्ग का जन्म हुआ। दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है अर्थात श्रमिक और पूंजीपति दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है। श्रमिक नहीं तो कारखाना नहीं और कारखाने में यदि नियुक्ति नहीं तो श्रमिक भूखे मर जाएंगे। दोनों एक दूसरे की आज आवश्यकता बन चुके हैं, इसलिए संघर्ष भी आवश्यक है क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मजदूरों को कई बार संघर्ष करना होता है। अधिक लाभ कमाने के लिए पूंजीपतियों ने अनेक कारखाने खोले। श्रमिक की संख्या बढ़ने से श्रमिकों का केंद्रीकरण हुआ और उसमें जागरूकता और चैतन्यता जो है वो बढ़ती चली गई और मध्यम वर्ग जो है वो आपस में संघर्ष कर दो वर्ग का जन्म दाता हुआ। एक श्रमिक बन गया और दूसरा पूंजीपति बन गया। संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के पास जंजीरों को तोड़कर अतिरिक्त कुछ खोने के लिए तो कुछ नहीं था, किंतु पाने के लिए उनके पास बहुत कुछ था और इसलिए उन्होंने एक नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो। उनका कहना है कि वर्ग संघर्ष विनाशक है जो हिंसा को जन्म देता है और देश की बर्बादी के का भी द्योतक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अनावश्यक है किंतु बिना संघर्ष के लाभ की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि आगामी समय में वर्ग संघर्ष होगा और पूंजीपति वर्ग जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, किंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ है। वर्ग संघर्ष का आधार भी आज लुप्त होता चला जा रहा है। आज मजदूर संगठित हो गया है और लगातार अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है। वह अपना वेतन और सुविधाओं के लिए हड़ताल तो करता है पर संघर्ष नहीं करता।